हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का रिवीजन लेक्चर। ठीक है। पिछली बार हमने काफी सारे नोट्स एंड फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स लिखे थे, तो उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम लिखते हैं। अगला टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें से काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वर्नियर कैलिपर्स, शायद आपने अपनी फिजिक्स लैब में देखा होगा। ठीक है, तो आज हम इस वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसके फॉर्मूलाज जो है जिसके रिलेटेड जी मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स में एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन that will be equal to n minus वन upon n मेन स्केल डिवीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन इजीली गेट द आइडिया। फिर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट यानी छोटे से छोटा वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अभी इसका एक शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं आसानी से। सी वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वो क्या है? वो है n माइनस वन अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस n प्लस वन बाई n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो n कैंसिल कर दो, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वन बाई n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी n का वैल्यू दिया रहेगा वो इधर जस्ट पुट कर दो तो आपको डायरेक्टली लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स के लिए अगला फॉर्मूला। तीसरा उसका वैल्यू देखते हैं। तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? वैल्यू का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग द रेडियस और समथिंग यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, कुछ भी आप मेजर कर रहे हो तो उसका फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे पता चलेगा? डिवीजन दैट कोइंसाइड। ठीक है, वो आपको कंसीडर करना है। डिवीजन कोइंसाइड्स, जो भी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है वही आपका वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा ये सब। फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए तो आगे लिखते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्क्रू गेज में हम लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट वन रोटेशन विल बी इक्वल टू 1 mm। इधर 1 mm क्या है? 1 mm यहाँ पे हमारी पिच लेंथ है। ठीक है, अभी पिच लेंथ क्या होगा? अगर आप मान लो ये मेन स्केल है, ठीक है, और स्क्रू गेज में क्या होगा? सर्कुलर स्केल होगा। ये सर्कुलर स्केल है और ये हमारी मेन स्केल है। तो इसको आप ऐसे रोटेट करोगे, एक रोटेशन दोगे सर्कुलर स्केल को। ठीक है, तो यहाँ मेन स्केल में वो कितना आगे बढ़ेगा? ये सर्कुलर स्केल वो 1 mm तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो होता है पिच लेंथ। एक रोटेशन दो तो 1 mm आगे बढ़ेगा, सो वो होगा पिच लेंथ। पिच लेंथ यानी क्या होगा? डिस्टेंस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, distance covered by the distance covered on the main scale by rotating the circular scale। ठीक है, अगर आप सर्कुलर स्केल को रोटेट करो तो मेन स्केल में कितना डिस्टेंस कवर होता है उसे पिच लेंथ कहते हैं।
एक रोटेशन में 1 mm, ठीक है। सो एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन होंगे? 100। सो 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। सो 100 इक्वल पार्ट्स विल बी इक्वल टू 1 mm। 100 इक्वल पार्ट्स क्या है? 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, बढ़िया। सो एक पार्ट का कितना mm होगा? 1 पार्ट। अगर एक पार्ट मूव हो तो कितना होगा? 1/100 mm। सो इससे हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो लीस्ट काउंट क्या होगा? छोटे से छोटा डिवीजन कैलकुलेट करना है, 1 पार्ट। सो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो 1 क्या है? 1 mm, दैट इज पिच लेंथ। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा पिच लेंथ अपॉन 100 क्या है? 100 क्या है? 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने यहाँ टेक्निकली देखा, डिराइव किया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं स्क्रू गेज के टॉपिक को। ये जीरो एरर, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के एरर होंगे। पहला होगा नल एरर। अभी मान लो सर्कुलर स्केल है और ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। तो इसके मेन स्केल से अगर जीरो सर्कुलर स्केल पे डायरेक्टली कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तो जो एरर मिलेगा वो क्या होगा? नल एरर, ठीक है। तो वो होगा नल एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर कब होगा? अगर सर्कुलर स्केल के और मेन स्केल में, मेन स्केल से जो भी डिवीजन अगर कोइंसाइड हो रहा है और जीरो उसके नीचे है कहीं पे, ठीक है, जीरो उसके नीचे है, तो आपको मिलेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर का इक्वेशन क्या है? पॉजिटिव एरर इट इज इक्वल टू, पॉजिटिव एरर इट इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। आपको लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू का एरर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा है नेगेटिव एरर। सो नेगेटिव एरर में क्या होगा? इससे उल्टा केस होगा। ये मान लो ये आपका सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है, ठीक है। तो मेन स्केल से जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है और जीरो कहीं उसके ऊपर है, तो आपको मिलेगा नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव एरर का फॉर्मूला है टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया नेगेटिव एरर का, ये हो गया पॉजिटिव एरर का, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर स्क्रू गेज में फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अभी जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। पॉजिटिव के केस में वैल्यू पॉजिटिव होगी, सो उसका सब्ट्रैक्शन होगा इस केस में, ठीक है। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और नेगेटिव एरर होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो इस केस में आपको ऐड करना है फाइनल आंसर से, ठीक है। ये वैल्यू में आपको ऐड करना है नेगेटिव एरर। तो क्लियर है ये? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा कंसेप्ट आ गया स्क्रू गेज का। फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं जी और नीट के कुछ अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। जी 2020 का है। इसमें दिया है
सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो पहला सेट देखते हैं हम, A1 is equal to 24.36, A2 is equal to 0.0724, A3 सॉरी ये B1 है, सॉरी ये है C1, C1 क्या दिया है 256.2, तो ये हो गया 256.2, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो हमें इसका एडिशन करना होगा, तो चलिए ऐड करते हैं इसको। तो मान लो ये रिजल्ट 1 है हमारा, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या होगा, यहाँ पे 0 0, ये 3 0, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। बचपन में करते थे ऐसा। तो ये होगा 4, ये 2, फिर ये 6 और 7, ये 13, ठीक है। ये होगा 6, फिर ये 10, ये होगा 8 और ये होगा 2। सो आंसर आया 280.6324। अभी ये फिजिक्स का सवाल है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग एडिशन का रूल क्या था, हमने यहाँ पे ऐड किया ये। एडिशन का रूल ये था, डेसिमल के बाद जिसमें कम लिस्ट डेसिमल हो, ठीक है। इसमें ये तो था नहीं, इसमें कितने थे, एक डेसिमल ही था सिर्फ। फिर इसमें कितने थे डेसिमल, इसमें दिए थे 4 और इसमें 2, ठीक है। इसमें 2 डेसिमल दिए थे, यस, ये तो थे नहीं। तो हमें पूरा आंसर 1 डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ये बात। तो चलिए करते हैं राउंड ऑफ। देखो इसका राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आएगा 280.6। तो ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखना है। दूसरा सवाल करते हैं, सॉरी दूसरा सेट करते हैं। इस तरह से सभी सेट आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1। 24.44, फिर B2 दिया है 16.082 और 240.2। तो इसमें भी एक डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो मान लो ये हमारा रिजल्ट 2 है, तो आंसर क्या आएगा, ये 2, फिर ये 12, ये होगा 7, ये 2, फिर ये होगा 0 1, then it will be 4 plus 2 6 7 8 and this will be 2, ठीक है। तो अभी इसको भी एक डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो रिजल्ट 2 क्या होगा 280.7, ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। बढ़िया। तीसरा देख लो, तीसरा सेट क्या है, A3 is equal to 25.2, फिर B3 is equal to 19.2812, 19.2812, फिर C3 क्या है 236.183। तो इसको ऐड कर दो, रिजल्ट 3। तो ये होगा 2, ये होगा 4, ये 6 1, ये होगा 6 पॉइंट, फिर ये होगा 20, फिर 8 2, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना है हमें, तो राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल। इसमें 1 डेसिमल है, सो 1 डेसिमल के अप टू राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखो 6 है, तो ये 7 हो जाएगा। तो R3 क्या होगा 280.7, ठीक है। यहाँ पे भी 280.7 आया, यहाँ पे भी राउंड ऑफ करने के बाद 280.7 है। यहाँ पे देखो 2 था, सो हमने बढ़ाया नहीं था, ठीक है। सो फाइनल देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, A4 is equal to 25, फिर B4 क्या है 236.191, C4 क्या है 19.5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 4। हमें कैसे, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, सो हमें उसके अकॉर्डिंग इसे राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले ऐड कर दो, ये 1, ये 9, ये 6 पॉइंट, ये कितना होगा अगेन 20 0, ये 2, ठीक है, ये 8 और ये 2।
इसको राउंड ऑफ करो, सो R4 कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 है तो इसे एक बढ़ा दो, तो ये होगा 281, ठीक है। सो हमारा रिजल्ट देख लो, R1 सबसे छोटा है, फिर R2 और R3 दोनों सेम है, ठीक है, और R4 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही आंसर है, जिसमें R2 R3 सेम दिया रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन उल्टे फॉर्म में दिए हैं, बी सी डी और डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 2। ये भी जी 2020 का ही है, ठीक है। क्या बोला, इफ द स्क्रू ऑन द स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, तो स्क्रू गेज के 6 रोटेशन देने के बाद इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल, ठीक है। सो वो 3 mm मूव कर रहा है, सो 1 रोटेशन में कितना आएगा, 1 रोटेशन में आएगा 3/6 mm, तो ये होगा 0.5 mm। सो एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, पिच वैल्यू, क्लियर है। अभी हमने नोट्स में लिखा था ये सब, ठीक है। तो हमारा पिच का वैल्यू क्या आया, 0.5 mm। इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, so number of divisions on circular scale is equal to कितना है, 50। so find the least count, तो least count निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। least count is equal to for screw gauge pitch upon number of division in circular scale। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है 0.5 और 50, ये 0.5 और ये 50, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 50, तो ये होगा 1/100, आंसर विल बी 0.01 mm, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, पिच का यूनिट है mm, तो आंसर आएगा 0.01 mm। अभी देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं 0.001 mm, बी ऑप्शन दिया 0.01 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 0.02 mm और ऑप्शन डी दिया है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्ड एक भी ऑप्शन नहीं दिया इसके जैसा, सो हमें आंसर ऑब्वियसली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.01 mm, तो दिस विल बी 0.01, 1 mm यानी 1/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। सो जल्दी मत कर देना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू टिक दिस आंसर, ठीक है। एक तो आ रहा होता है और ऊपर से एक मार्क नेगेटिव हो जाएगा, सो इस बात का ध्यान रखना। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आगे और करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, उसमें क्या दिया है, क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है एफ, जो इस तरह से लिखा है hc⁵ अपॉन g, ठीक है। सो c है स्पीड ऑफ लाइट, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और h है प्लैंक कांस्टेंट। सो f का डायमेंशन किसके करस्पॉन्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। सी यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखूंगा जो आपको अपने कॉपी में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कि इन सब चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले h का, h इज प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे दिया h क्या, प्लैंक कांस्टेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। इसमें से h को सब्जेक्ट बना लो, आपका आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। सो h इज इक्वल टू E बाय एफ, ये m1 n2 t माइनस 2, बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, जैसे कि एनर्जी, वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, फिर है फोर्स, ठीक है, फिर प्रेशर, फिर चार्ज। सो ये सब बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। चलो नोट डाउन कर देता हूँ, एफ m1 l1 t माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद कर लो पहले, फिर एनर्जी या फिर
वर्क डन, किसी भी टाइप की एनर्जी हो या वर्क डन हो, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l2 t माइनस 2, ठीक है। फिर तीसरा याद कर लो, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके डिवाइड में एरिया रख दो, तो m1l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। फिर चार्ज, चार्ज यानी q, q इज इक्वल टू it। तो I भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका होगा a1 t1, a स्टैंड्स फॉर एम्पियर, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में mlt के बाद क्या आता है, करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं, और टेम्परेचर के लिए यू कैन राइट k, केल्विन स्टैंड्स, ओके, k स्टैंड्स फॉर केल्विन, या फिर आप थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चार्ज का ये डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ऐसे सब बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से याद रह जाते ये, क्योंकि देखो ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके यूनिट से ही आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। ये सब नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। एनर्जी का m1l2 t माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी टाइम इनवर्स 1/t, तो ये होगा t माइनस 1, तो ये होगा m1l2, माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये होगा t माइनस 1। तो ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो हमने सम स्टार्ट भी नहीं किया, अभी हम थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल है, l1 t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, बहुत आसान था ये। फिर जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, तो उसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से g को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है, ये मास है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। क्या है ये, ओके। सो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो अभी मैंने बोला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर जो याद है आपको तो आप आसानी से g का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो g क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर r यानी डिस्टेंस, तो ये होगा l2, m1 m2 दोनों ही मास है इसलिए उसका क्या होगा m स्क्वायर। तो g का डायमेंशनल 1 और ये -2, सो ये हो गया m माइनस 1, ये l1 और 2, सो ये हो गया l3, हो गया t माइनस 2। तो इस तरह से आपको डायमेंशनल फॉर्मूलास निकालने आने चाहिए, तभी आप ऐसे सम्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल देख लेते हैं। f इज इक्वल टू, h का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला m1l2 t माइनस 1, यहाँ पे रख दो m1l2 t माइनस 1। फिर c का फॉर्मूला क्या है, l1 t माइनस 1 उसके पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा l5 t पावर -5। फिर g, तो g का फॉर्मूला m माइनस 1 3 और -2, तो m माइनस 1 l3 और t माइनस 2। सो अंडर रूट m माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये होगा m पावर 2 l2 और 5, सो 7, सो 7 माइनस 3, तो ये होगा 4, बढ़िया। फिर t माइनस 6 और प्लस 2 ऊपर जाएगा, सो -6 प्लस 2, तो t पावर -4, इसका अंडर रूट ले लो, तो ये होगा m1 l2 t माइनस 2। तो अभी हमने यहाँ पे कहीं लिखा था एनर्जी का फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2, तो f क्या है, यहाँ पे f है एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एनर्जी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर कुछ सवाल और आगे करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। उसमें बोला डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एम्पियर।
सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो प्लैंक कांस्टेंट, सो ये सब चीजें हमने पहले निकाली हुई है क्वेश्चन 3 में, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन 4 में स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, V0। सो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज। सो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू W बाई Q, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ये फॉर्मूला, ठीक है। V इज इक्वल टू, सो वर्क डन अपॉन चार्ज, सो वर्क डन यानी एनर्जी, सो M1L2 T माइनस 2, और चार्ज का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला I इंटू टी, सो वो होगा A1 T1, सिंपल। सो वोल्टेज का फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए V0 क्या होगा यहाँ पे, M1L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन H पावर A, फिर C पावर B, G पावर C और A पावर एम्पियर, ठीक है, एम्पियर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो A पावर T। तो हमें ABCD का वैल्यू निकालना है थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। M1L2 T माइनस 3 A माइनस 1, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते थे H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M1L2 T माइनस 1, तो ये होगा M1L2 T माइनस 1 का पावर A, फिर ये L1 T माइनस 1 का पावर B, फिर G के लिए M माइनस 1 L3 T माइनस 2, सो M माइनस 1 L3 T माइनस 2 रेस टू C, और ये है एम्पियर, एम्पियर यानी A करंट, उसका पावर T, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, M का पावर क्या होगा, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, सो M रेस टू क्या होगा A माइनस C, फिर L रेस टू क्या होगा 2A, ठीक है, L रेस टू क्या होगा 2A प्लस B प्लस 3C, बढ़िया। अभी T पावर क्या होगा माइनस A माइनस B माइनस 2C, और A का पावर A की इसलिए सिर्फ D, ओके। तो अभी सबके पावर्स इक्वेट कर दो, कंपेयर कर दो, तो आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे। पहला A माइनस C इक्वल टू 1, फिर दूसरा 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 2, फिर तीसरा है यहाँ पे लिख देते हैं माइनस A माइनस B माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस 3, D का पावर कंपेयर किया, ये D इज इक्वल टू माइनस 1, सो D का वैल्यू मिल गया, D इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है। अभी A, B और C हमें 3 वैल्यू चाहिए, तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सो B कैंसिल हो जाएगा, सो 2A माइनस A, सो दिस विल बी A, 3C minus 2C, so this will be plus C is equal to 2 minus 3, so this will be minus 1। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे, ये दूसरा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें आगे A और C के वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। A माइनस C इज इक्वल टू 1 और A प्लस C इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो C कट गया, A 2A इज इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू क्या आया, A का वैल्यू आया 0, ठीक है। अगर मान लो A 0 है, यहाँ पे A 0 हो गया, तो C क्या होगा, C होगा माइनस 1, तो C का वैल्यू भी मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, B, तो इन दोनों में से एक इक्वेशन यूज करके आप B निकाल सकते हो। तो B क्या होगा, B इज इक्वल टू 2 माइनस 2A माइनस 3C, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 और ये माइनस 1, तो ये 2 प्लस 0 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो ये B का वैल्यू क्या होगा 5। तो ये हमारे पास हो गए A, B और C और D के वैल्यूज। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो A पावर 0, C पावर 5, फिर G पावर C दैट इज माइनस 1, सो G पावर माइनस 1, और A पावर क्या है, T का वैल्यू वो भी क्या है माइनस 1, ठीक है।
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। तो इस तरह से आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, और सबसे पहले ऐसे सम सॉल्व करने के लिए आपको उनके डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। ठीक है, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ सवाल और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, वहां पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू 0 मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये सब नोट्स अपने कॉपी में लिख लेना अच्छे से। ठीक है, बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, F is equal to base sin theta। ठीक है, so F is equal to base sin theta, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ये फॉर्मूला आता है। so यहाँ से B क्या होगा, B is equal to F by IL sin theta is dimension dash। so F का क्या है, M1 L1 T minus 2, ये करंट यानी A1 लेंथ, so ये लेंथ 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। so B का डायमेंशन है M1 फिर L0 T minus 2 A minus 1, तो ये हो गया B का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमें म्यू 0 चाहिए, तो म्यू 0 क्या है, म्यू 0 क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अभी देखो, अगर आपके पास B है तो म्यू 0 निकालना आसान है, B is equal to म्यू 0 I by 2R। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है। so B is equal to म्यू 0 I by 2R, तो म्यू 0 क्या होगा, B into R by I। so B का फॉर्मूला यहाँ निकाला है, रख दो, M1 L0 T minus 2 A minus 1, इसका L1, और ये होगा A, सिर्फ A raised to 1। so म्यू 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M1 यहाँ पे होगा L0 0 plus 1, so L1 होगा T minus 2 A minus 2। ठीक है, तो म्यू 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा आसान है, M1 L1 T minus 2 A minus 2। ठीक है, 1 1 2 2, तो ऐसे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो अभी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, इसका हमें डायमेंशनल चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, सो बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, M2 L0 T minus 4 A minus 2, 2 डायमेंशन लेस है, म्यू 0 का क्या है, M1 L1 T minus 2 A minus 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा M1 L minus 1 T minus 2। ठीक है, so M1 L minus 1 T minus 2, so ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन इतना ही है, बट यू नीड टू फाइंड इट लाइक दिस। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अभी इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं। अगर आप पावरफुल है और आपको सब फॉर्मूलाज अच्छे से याद है, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा होगा। बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0 क्या है, वो है एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी पर वॉल्यूम। सो एनर्जी यानी M1 L2 T minus 2, और वॉल्यूम यानी L क्यूब, सो ये हो गया M1 L minus 1 T minus 2। ठीक है, सो यू गेट द सेम आंसर लाइक दिस। अगर आपको याद है तो इस तरह से कर सकते हो फॉर्मूला कि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, अदरवाइज आप इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। 4 मार्क्स लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। Now see in that question, which of the following combination has dimension of electrical resistance। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस का जो भी डायमेंशन है वो निकालना है। तो सबसे पहले डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं।
चलो रेजिस्टेंस उसका डायमेंशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, देख लेते हैं। सी आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो वी का हमने अभी डायमेंशन देखा था, कैसे निकाला था, W बाई क्यू इंटू आई। सो आर इज इक्वल टू W यानी वर्क डन, सो उसका M1 L2 T माइनस 2 होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। Q का A1 T1 और I का सिर्फ A1। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, M1 L2 T 1 ऊपर जाएगा -3 A माइनस 2। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अभी ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों दिए हैं। तो अभी हमने देखा था परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने बोला याद कर लो अच्छे से। परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLTA 1 1 -2 -2। आसानी याद करना ये M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इससे एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, तो 1 बाई म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में से किसी भी एक का भी आपको डायमेंशन याद है तो दूसरा आप इस फॉर्मूला से तुरंत निकाल सकते हो। सो इसलिए ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि काफी बार इसके रिलेटेड कोई भी सवाल जी मेंस में या नीट में पूछते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2 सी स्क्वायर यानी L1 T माइनस 1, सो ये L2 T माइनस 2 होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 L1 और ये 2, सो L माइनस 3 T माइनस 2 सो ऊपर जाएगा तो +4 और A होगा 2। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखनी है। रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन नॉट A म्यू नॉट B, ठीक है। तो अभी डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा पूरा और A और B के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं ये। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, M-1 L माइनस 3 M-1 L माइनस 3 T4 A2 रेस टू A। म्यू नॉट क्या है, M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2, so M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2 रेस टू पावर B, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, यहाँ पे M पावर माइनस A प्लस B L पावर माइनस 3A माइनस प्लस B, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे इससे आसानी से और फिर हम A और B के वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो T और A को कंपेयर करना रिक्वायर नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं M के पावर कंपेयर करके, माइनस A प्लस B इक्वल टू 1 और ये होगा माइनस 3A प्लस B इज इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दो इसकी, तो B कैंसिल हो गया, माइनस A प्लस 3A, तो ये होगा 2A और ये 1 माइनस 2, तो ये होगा माइनस 1। तो A का वैल्यू आया -1/2, किसी भी एक में वैल्यू रख दो। तो B इज इक्वल टू 1 प्लस A, तो ये 1 माइनस 1/2, तो B क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट रेस टू -1/2 और म्यू नॉट रेस टू +1/2। ऑप्शन कौन सा है ये, ठीक है। ऑप्शन R इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया है μ0/ε0, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, बढ़िया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, खासकर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालने में हेल्प करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं।
SI unit of the dimensions of अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ था एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, तो जस्ट इसको यहाँ पे अभी रख दो। तो ये होगा m-1 l-3 t4 और a स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा m1 l1 t-2 a-2, ठीक है। तो ये होगा m पावर -2, ये होगा l -1 ऊपर, सो ये -4, ये होगा 4 + 2, सो ये होगा 6 और ये होगा 4। तो इसका अंडर रूट m-1 l-2 t³ a², ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इसमें ATML ये फॉर्म में दिया ATML, सो 2 3 -1 -2, ठीक है। सो 2 3 -1 -2 ऑप्शन बी, ठीक है। आसान था। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पता है तो आप ऐसे सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से ये सवाल नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इन द फॉर्मूला x = 5y(z²) x and z have dimensions of capacitance and magnetic field। तो चलो फिर से फाइंड करते हैं और INP नोट्स लिखते हैं, ठीक है। सो x क्या है, x यहाँ पे कैपेसिटेंस है, x यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, Q = CV, तो C = Q/V, ये Q, ये क्या होगा V = W/Q, ठीक है। सो C का डायमेंशन कैसे बनेगा, ये होगा Q², सो ये A²T² और ये एनर्जी, सो m1 l2 t-2, बढ़िया। तो C का फॉर्मूला क्या होगा m-1 l-2 t+4 a+2। तो ये बन गया C का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे लिए C क्या है, C हमारे लिए x है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है Z, Z is magnetic field, तो Z is B, that is magnetic field, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। सो F = बिल साइन थीटा, इससे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से मिल जाएगा आपको। तो B = F/IL, तो ये होगा m1 l1 t-2 फोर्स का, ये होगा करंट, तो A1, ये होगा L1, तो L1 कैंसिल कर दो, ये होगा m1 l0 t-2 a-1। तो ये बन गया B का डायमेंशनल फॉर्मूला, बढ़िया। तो अभी आपको y फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है हमारे लिए, B है Z, सो y = क्या होगा x/z², पाई इज डायमेंशनलेस, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के डायमेंशंस नहीं होते। सो x क्या है m-1 l-2 t4 a⁻², z² क्या है, होगा m² l0 t-4 और ये होगा a-2, ठीक है। सो 2 को ऊपर ले जाओ, सो ये होगा -3, l रहेगा -2, ये होगा +8 और ये होगा a⁻4, ठीक है। सो -3 -2 8 और 4, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो अपने कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 9, उसमें क्या दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, बढ़िया। The area of 7 such squares taking into account the significant figures। तो हमें significant figures के ध्यान में रखते हुए एरिया निकालना है ऐसे 7 स्क्वायर्स के। तो टोटल एरिया कितना होगा, you can write it like this 7 into 5.29। अच्छा इसमें देखो ऑप्शंस क्या दिया है, ये ऑप्शन दिया 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें दिया 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी
ऑप्शन दिया है 37.030 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जिसमें सबसे कम पूरे न्यूमेरिकल टर्म में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वैसे आंसर में आने चाहिए। तो इसका आंसर जो भी आए उसमें इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है? ओके, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, टोटल एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5.29 5.29 5.29 सात बार ऐसे 5.29 को ऐड कर दो, ठीक है। अगर ऐड 7 बार करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर लीस्ट डेसिमल जिसमें हो वैसा आंसर होना चाहिए। तो लीस्ट डेसिमल किसमें है, लीस्ट डेसिमल सारे में 2, सो 2 डेसिमल वाला आंसर सही होगा, ठीक है। सो यू कैन टेक्निकली नो इट। इसका अगर ऐड करोगे तो आंसर 37.03 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तो उसमें क्या दिया, डेंसिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब, द मास एंड एज लेंथ आर गिवन। तो मास दिया है 10.00 प्लस और माइनस 0.10 kg, ठीक है। लेंथ क्या दी है, लेंथ है 0.10 प्लस और माइनस 0.01 मीटर। हमें निकालना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी m, ये होगी डेल्टा m, ये l और ये डेल्टा l। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो देयरफॉर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज l क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है l क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया मास अपॉन लेंथ का क्यूब। अभी एरर निकालना है, तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर के अकॉर्डिंग डेल्टा रो बाय रो ये होगा डेल्टा m बाय m प्लस 3 इंटू ये होगा डेल्टा l बाय l। सारी वैल्यूज ऊपर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये होगा 10 पावर माइनस 1 अपॉन m का वैल्यू क्या है 10 प्लस 3 इंटू डेल्टा l क्या है, डेल्टा l है 0 10 रेज़ टू माइनस 2, ठीक है। l का वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 1 हो गया। तो ये होगा 10 पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू ये होगा 10 पावर माइनस 1। तो ये होगा 0.01 प्लस ये होगा 0.3, तो 0.31 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया एरर इन डेंसिटी इन द केस ऑफ डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर और कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। In a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity, time taken for 20 oscillations. तो ये n का वैल्यू क्या है 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. तो यहाँ पे हमें स्मॉल t का least count दिया है, ठीक है, 1 second. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. So for 20 seconds, the mean value comes out to be 30 सेकेंड, ठीक है। 20 ऑसिलेशन के लिए 30 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। सो ये हो गया डेल्टा l दैट इज इक्वल टू 1 mm। तो ये होगा 0.1 सेंटीमीटर और l का वैल्यू दिया है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ g निकालना है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l बाई
जी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से हमें जी को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये होगा टी स्क्वायर बाई 4π² इज इक्वल टू एल बाई जी। तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, 4π² इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से परसेंटेज एरर निकालना है, सो डेल्टा जी बाई जी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो ये हमारा फॉर्मूला सेट हो गया। हमें टी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, ठीक है। नाउ सी द डिफरेंस, टी मीन्स टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशंस, ठीक है, और कैपिटल टी यानी टोटल टाइम, या फिर ऐसे लिखते हैं टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड 30 दिया है, हमें चाहिए टाइम पीरियड, क्योंकि फॉर्मूला में टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ऑसिलेशन यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो फॉर एन ऑसिलेशंस टाइम इज कैपिटल टी, so for one oscillation time is स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा n इंटू कैपिटल टी विल बी इक्वल टू टी। सो टी का फॉर्मूला क्या बन गया, t बाई n, ठीक है। सो ये रिलेशन है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड ये टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इससे डेल्टा टी और ये होगा डेल्टा टी बाई एन, एन क्या है, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है 20, जैसे कि यहाँ पे 4π² है, वैसे यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई एन हो गया। तो अब डेल्टा टी और टी, इसमें से हम टी और डेल्टा टी निकाल सकते हैं आसानी से। सो देयरफॉर टी क्या होगा, ये टी होगा 30/20, और यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा 1/20, ठीक है। हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा 1/20, और ये हो जाएगा 30/20। सो कैंसलिंग दिस टू, दिस विल बी 1/30, ठीक है। सो अभी फॉर्मूला में रख दो, डेल्टा जी बाई जी, परसेंटेज एरर चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। सो डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल होगा 0.1 सेंटीमीटर, एल क्या होगा 55 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, सो दैट इज इक्वल टू 1/30 जो हमने अभी फाइंड किया, इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/55 प्लस ये होगा 0 0 कैंसिल 20/3, क्लियर है। तो ये होगा 100 नहीं 10, 100 इंटू 0.1, so ये होगा 10/55, तो ये होगा 2, ये होगा 11, ठीक है। सो 2/11 हमें डिवाइड करना है, 11 डिवाइड्स 2, तो सबसे पहले 0, सो ये होगा पॉइंट, सो 1 11, so that will be 9 0, so 8, so ये होगा 88 2, so again it is repeating, so 0.1818 0.1818, यहाँ पे क्या होगा 1/30 into 100, so ये होगा 20/3, so ये होगा 6.67, ठीक है 6.6666, so adding these two will get 6.67, या फिर ऐसे लिखते हैं 6.667 1.0.1818, ठीक है। so this will be 51841, ये 86, so 6.8485% is the answer, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ये जी मीन्स में पूछा गया है, ठीक है। सो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक और ऐसा सवाल हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t is equal to 2 pi under root L by G. Here the length of pendulum is about 10 centimeter. तो यहाँ पे जो डेटा दिया नोट करते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज L 10 centimeter is known to 1 mm accuracy. So डेल्टा L कितना दिया है 1 mm, so it will be 0.1 centimeter. फिर लिखा है the period of oscillation is about 0.5 second. See here the period of oscillation is दिया, means ये एक oscillation का टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। सो ये कैपिटल डी है या स्मॉल टी, वो हमें जज करना है। सो एक ऑसिलेशन के लिए बोला है तो ये कैपिटल डी होगा, वो है 0.5 सेकेंड, ठीक है। कितने टाइम में एक ऑसिलेशन होता है। तो टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद द वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा 1 सेकेंड, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 100, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारे पास गिवन है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें से g को हमें कैलकुलेट करना है, मेजरमेंट इन g। तो डेल्टा g बाई जी ये हमने डिराइव किया था अभी, ये होगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो हमारे पास t के वैल्यू दी है, हमें चाहिए डेल्टा t। तो डेल्टा t कैसे निकालेंगे हम, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था t इज इक्वल टू t बाई n एंड डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा t अपॉन n, ठीक है। तो हमारे पास t की वैल्यू तो यहाँ पे 0.5, सो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में डेल्टा t ही निकालना है। सो डेल्टा t कितना होगा, डेल्टा t दैट इज 1 एंड टोटल ऑसिलेशंस दैट इज 100। तो ये हो गया 1/100 डेल्टा t की वैल्यू। तो ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डेल्टा g बाई जी इंटू 100, परसेंटेज एरर पूछा है, डेल्टा l बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t बाई टी इंटू 100। तो डेल्टा l कितना दिया है 0.1, l कितना है 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t कितना है 1/100 इंटू t की वैल्यू क्या है दैट इज 0.5 सेकेंड। तो ये हो गया 0.5 इंटू 100। क्लियर है इतना। तो अभी इसको सॉल्व करना है सिर्फ। ये हो जाएगा 0.1/10, तो ये 1/100 इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 ये होगा 1/100 इंटू ये 5 है, सो 5 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। तो 100 कैंसिल, यहाँ पे भी 100 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये होगा 5 1 जा 5 2, so 2 2 जा 4, so answer will be 5%. Clear है। So don't get confused in delta t, delta t and small t। इन चार चीजों में एकदम क्लियर रहना है आपको, ठीक है। ये चार चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। t क्या है टोटल टाइम, कैपिटल T क्या है वो है टाइम पीरियड टू टेक वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो, फिर और कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें दिया है डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर। तो डायमीटर दिया है 12.6 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया हाइट h that is 34.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिलेंडर दिया है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे डायमीटर दिया है, सो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। सो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है सबकी, डेल्टा वी और वी की। सो सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो। सी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस क्या है 4264.4 प्लस और माइनस 81.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बी
4264 प्लस और माइनस 81 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन दिया है 4300 प्लस और माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, और डी ऑप्शन दिया है 4260 प्लस और माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर सबको मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5, इसमें 4, इसमें 2 है और इसमें 3, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, खत्म। तो सॉल्व नहीं करना, कभी कभी खुद से दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सॉल्व करके बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 0.5% लॉन्गर, ठीक है। तो कॉपर वायर को स्ट्रेच किया, तो डेल्टा L बाई L का वैल्यू दिया है 0.5%। The percentage change in its electrical resistance if volume remains unchanged। यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट बताया है, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? रो L बाई A, ठीक है। अभी इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा रो L स्क्वायर बाई V, ये होगा रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे रो और V दोनों कांस्टेंट है, तो डेल्टा R बाई R विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाई L। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा L बाई L, दैट इज 0.5, आंसर विल बी 1%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 1%, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो गया। सो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिया, फिर कुछ और क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The pitch and the number of division on circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm। तो पिच का वैल्यू दिया है 0.5 mm and number of division, चलिए n से नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन है 100। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line, ठीक है। So जो मीन लाइन है, ठीक है, उससे 1, 2 और 3 यहाँ पे 0 है। सो ये कौन सा एरर देगा? पॉजिटिव एरर, ठीक है, कंसेप्ट में पढ़ा था ये। तो ये होगा हमारा थर्ड डिवीजन, क्लियर है। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल रीडिंग क्या दिया है? मेन स्केल रीडिंग दैट इज गिवन इक्वल टू 5.5 mm and the circular scale 48 respectively। सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज गिवन 48, ठीक है। तो हमें थिकनेस ऑफ द शीट मींस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच अपॉन n, नंबर ऑफ डिवीजन दैट विल बी इक्वल टू 0.5 बाय 100। सो ये होगा 0.5 into 10 पावर माइनस 2 mm। तो ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वैल्यू का वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एरर है, सो सब्ट्रैक्ट होगा पॉजिटिव एरर। अगर नेगेटिव रहा तो ऐड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉजिटिव एरर क्या होगा? पॉजिटिव एरर दैट विल बी इक्वल टू कोइंसाइडिंग रीडिंग, कोइंसाइड रीडिंग, या फिर बोलो कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये होगा 3 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। सो 3 इंटू 0.5, तो ये होगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये होगा 0.015 mm। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव एरर का वैल्यू। मेन स्केल रीडिंग दिया है 5.5 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज 48 माइनस 0.015, तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 48 का हाफ दैट इज
24 24, तो ये होगा 0.24 माइनस 0.015। ओके, तो ये होगा 5.740 माइनस 0.015। ठीक है, सो आंसर विल बी 5 हो जाएगा 725 mm। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरह से सर्कुलर गेज के आप क्वेश्चन, सॉरी स्क्रू गेज के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 15, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटीज P, Q, R एंड S। तो परसेंटेज एरर इन P कितना है? 0.5%। फिर परसेंटेज एरर इन Q that is 1%, percentage error in R that is equal to 3%, and percent error in S that is equal to 1.5%। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है? A is equal to PQ Q square upon root R into S। so percentage error in A क्या होगा? Directly we can write 3 into percent error in P, 2 into percent error in Q plus half into percent error in R plus 1 into percent error in S। ठीक है, कोफिशिएंट को आपको आगे ले लेना है। फिर ये 3 into 0.5 plus 2 into Q कितना है? 1 plus half into ये आएगा 3 और ये 1.5। ठीक है, S का कितना है वैल्यू? 1.5। तो ये होगा 1.5 plus 2 plus 3/2, ये भी 1.5 plus 1.5। ठीक है, तो ये होगा 4.5, 5.5 और 6.5%। ठीक है, इसका टोटल क्या आएगा? 6.5। 1.5 plus 1.5 तो 3, 3 plus 2 5 और 5 plus 6.5 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नीट का। क्वेश्चन 16 सेम इसी टाइप का है, ये जी मेंस पे पूछा था, ये सवाल नीट का है। ठीक है, सो नीट 19 में पूछा था, इसमें दिया है ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए में परसेंट एरर दिया है 1%, बी में दिया है 2%, सी में दिया है 3% और डी में दिया है 4%। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दी है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b रेस टू 1/2, c रेस टू 1/3 और d रेस टू 3। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो कितना आ रहा है, देखो पॉज करके। परसेंटेज एरर इन x दैट विल बी इक्वल टू 2a plus 1/2b plus 1/3c plus 3d। तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 1/2 into 2 plus 1/3 into 3 plus 3 into 4। बढ़िया, तो ये हो जाएगा 2 plus 1 plus 1 plus 12, आंसर विल बी 60%। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसे अपने नोट में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 17। ठीक है, उसमें क्या दिया? स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट दिया 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग क्या दिया है? 5 mm। देखो ये mm में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अभी zero of circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level। above है इसलिए नेगेटिव एरर होगा। तो नेगेटिव एरर का वैल्यू दिया है, नेगेटिव एरर उसका वैल्यू दिया है -0.004 सेंटीमीटर, -0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें डायमीटर ऑफ बॉल फाइंड करना है। ठीक है, तो सब वैल्यूज यहाँ पे दी रखी है। अभी एक चीज चाहिए और 25 डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25। देखो ये 5 mm है, तो ये होगा 0.5 सेंटीमीटर। सो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू
लीस्ट काउंट नेगेटिव एरर है तो इसे यहाँ पे ऐड कर दो नेगेटिव एरर को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख दो माइनस नेगेटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव। So mean scale reading that is 0.5 centimeter plus circular scale reading that is 25 into least count. So least count क्या है 0.001, ठीक है, सेंटीमीटर के टर्म्स में। नेगेटिव एरर so माइनस माइनस प्लस, so this will be 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में क्योंकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में दिए हैं। तो ये होगा 0.5, ये होगा 25/1000, so 0.025 और ये होगा 0.004, ठीक है। इसे जोड़ दो तीनों को, तो ये होगा 0.529, ओके, 0.529 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन 18। उसमें क्या दिया, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ देन कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, सो लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन c रेज़ टू a, फिर g रेज़ टू b, और दिया है e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके रेज़ टू c। तो ये देखो ये क्या चीज है, c का डायमेंशन, सबसे पहले लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा, c का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t-1 होगा, ठीक है। g का हमने फाइंड आउट किया था m-1 l3 t-2, ये होगा g का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी इसका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ है ये। सो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू है, q1 q2 दैट इज चार्ज, सो दैट विल बी e स्क्वायर एंड दिस विल बी r स्क्वायर, सो e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगा f इंटू आर स्क्वायर के बराबर, बढ़िया। तो f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है m1 l1 t-2 इंटू l2, सो e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होगा m1 l3 t-2, क्लियर है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना लिया। तो चलिए अब डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले l रखो, सो l here it will be c, so l1 t-1 power a, फिर g, so that will be m-1 l3 t-2 raised to b, फिर तीसरा है m1 l3 t-2 raised to c, ठीक है। तो यहाँ पे m0 l0 t0, सॉरी l1 m0 l1 t0, LHS में यहाँ पे क्या होगा, m के पावर देखो, सो m इक्वल टू -b प्लस c, ठीक है। l का पावर देखो, सो a प्लस 3b प्लस 3c, t का पावर देखो, सो t रेज़ टू -a माइनस 2b माइनस 2c, बढ़िया। सो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया। अभी सिर्फ पावर को कंपेयर करना है। सो पहले इक्वेशन क्या होगा, 0 इज इक्वल टू -b प्लस c, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू -b प्लस c, सो b और c का वैल्यू सेम आएगा। दूसरा इक्वेट करते हैं, a प्लस 3b प्लस 3c दैट विल बी इक्वल टू 1 हियर, -a माइनस 2b माइनस 2c दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व कर ले, सो a विल गेट कैंसिल आउट, हियर 3b माइनस 2b, सो ये b होगा, 3c माइनस 2c, सो ये प्लस c होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो b प्लस c, सो दोनों सेम है, तो ये 2c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या आएगा 1/2, ठीक है। c का वैल्यू आ रहा है 1/2, तो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 1/2, तो ये सही है दोनों वैल्यूज, ठीक है। अभी हमें चाहिए a की वैल्यू, सो यहाँ से निकाल लेते हैं a की वैल्यू। सो a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1, तो ये हो गया a प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, सो a हो गया
1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 1, सो ए हो गया 1 माइनस 3, सो ए का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। सो a -2 c 1/2 b 1/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखते हैं, किस फॉर्म में दिया है वो, सो c raised to -2 फिर g raised to 1/2 एंड e square by 4 pi epsilon naught raised to 1/2, ठीक है। तो अभी इसको किस फॉर्मेट में दिया है, 1/c², ठीक है। फिर g अंदर ब्रैकेट में, सो ये होगा g डॉट e स्क्वायर बाई 4 pi epsilon naught into 1/2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का रिवीजन लेक्चर खत्म होता है। तो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द